बड़ा रहा वो भी जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा किसी हाँ ने? हाँ हाँ कहा। कि सभी को अच्छे से न्याय मिले और जितने भी लोगों को, अब हमें क्या पता हमारे। हेलो दोस्तों, मैं रोजी इसी न्यूज़ इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर में। आप देख सकते हैं कोविड-19 को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए हम जानते हैं आखिर इसकी खास वजह क्या है। जी मैम, क्या चीज़ पूछा? आखिर इसकी खास वजह क्या है? आज अब कोविड-19 को लेकर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान में रख के और आपके साथ जो जो बीती जो हुई है, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ सबसे पहले मेरा ससुराल यूपी में आगरा में है और मेरे हस्बैंड की डेथ 24 अप्रैल को अभी 2021 में ही हुई है। मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और मैं अनीता गौतम हूँ और मैं अपने पति का न्याय और अपने आप से सब लोगों का न्याय के लिए एक फ़ाइट में जंतर मंतर पर लड़ने आई हूँ आगरा से। और मेरे आदमी का जो डेथ है वो एडवोकेट रहे हैं और डेथ हुआ है वो हॉस्पिटल की कमियों के कारण, हॉस्पिटल की लापरवाहियों के कारण हुई है। मेरे हस्बैंड को एक ही दिन के बुखार आया और उसी में मैं सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन का सिलेंडर से मैं एम्बुलेंस में घूम रही थी, पर किसी भी अस्पताल वालों ने मेरे हस्बैंड को नहीं देखा, किसी ने चेक नहीं करा मेरे हस्बैंड को भी। और बस एक ऑक्सीमीटर बाहर लगाते थे एम्बुलेंस में, उससे मेरे हस्बैंड का पता चला कि ऑक्सीजन लेवल है वो 70 है, तो वो नहीं हाथ छूते थे ना लगाते थे। मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठी होती थी और मेरे अपने फैमिली के कुछ लोग अपनी कारों से आए हुए थे, तो हम सब अस्पतालों में घूमे, रेनबो में, मैदानता में, वहाँ के SN हॉस्पिटल में आगरा के, मथुरा तक के सारे हॉस्पिटलों में आए। और उसके बाद में जब सुबह हो गई, मुझे रात के सड़कों पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है उनकी ब्लैक मारी देखते हुए, एम्बुलेंस वालों की ब्लैक मारी देखते हुए, जो एम्बुलेंस कितने की होती है दिल्ली तक आने में मैंने 2-2 लाख रुपया खर्च कराया। डेड बॉडी को भी लेकर आई दिल्ली से, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में भी लेकर आई मैं सुबह। तो सुबह भी सफदरजंग हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्डों ने मेरे को नॉर्मल होने के बाद भी मेरे अंदर एंट्री नहीं करनी दी इमरजेंसी में। इमरजेंसी के बाहर दरवाजे पे मेरे हस्बैंड इलाज के लिए तड़प रहे थे, विदक रहे थे, मैं रो रही थी। मैंने डॉक्टरों के बाहर नर्सें जो रिसेप्शन रूम में होती हैं सबसे कहा मेरे हस्बैंड को एक बारी देख लो, पर कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई रिसेप्शन पे से किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और उसके बाद में एक लिस्ट उन्होंने सफदरजंग में लगा रखी थी, आप इनको ना कोविड सेंटर में ले जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर मैं उनको लिस्ट में से मदनगीर में है, दक्षिणपुरी में एक हॉस्पिटल सरकारी, तो मैं वहाँ विराट सिनेमा के सामने अपोजिट था, वहाँ भी एम्बुलेंस को हम ले गए। और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, सिलेंडर में गैस कम थी और मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता थी कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि वो ही इज़ अ नॉर्मल, और उनको हुआ क्या है वो नॉर्मल थे बिल्कुल। और उनको ये भी नहीं पता कि अभी मेरी शादी हुई, तो उनको इतना यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बताया भी नहीं क्योंकि मैंने साइको पढ़ा था, बल्कि मैंने उनका ब्रेन टेस्ट भी किया एम्बुलेंस में, बताओ कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तो उन्होंने बोला माय वाइफ। तो मुझे इतना लगा कि उनका ब्रेन काम कर रहा है, उनकी बॉडीज़ काम कर रही है, पर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण और सरकार की लापरवाहियों के कारण और ब्लैकमेली के कारण मैं अपने पति को उसी टाइम खो चुकी। और जब आगरा डेड बॉडी गई एम्बुलेंस में, उसी एम्बुलेंस में डेड बॉडी गई, तो डेड बॉडी का संस्कार जो रीति रिवाज होते हैं, हिंदू रीति रिवाज होते हैं, उसी तरीके से करा मेरे परिवार वालों ने वहाँ पर। और ताजगंज, आगरा के ताजगंज है शमशान घाट में, वहाँ मेरे पति का लकड़ियाँ भी सब कुछ लिया गया, वहाँ पर संस्कार भी हुआ। पर आज जब मुझे उनकी डेथ के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी अपने लिए बनवाने के लिए, तो पता चला कि मैं जब शमशान घाट गई दिल्ली से, तो मैं शमशान घाट गई तो वहाँ पता चला मेरे हस्बैंड का रजिस्टर में नाम नहीं है। और फिर मैंने कोर्ट से भी अपने आप को ये दिखाया, उन्होंने बोला कि आप पहले वहाँ से तहसील जाओ, आगरा की सदर तहसील में मैं गई, वहाँ से मैंने एफिडेविट बनवाए, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाए, मतलब कि अपने शादी का प्रूफ भी दिखाया कोर्ट का। और मैंने वो शमशान घाट में दिया कि देखो मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे पति इस दिन यहाँ संस्कार हुआ, सारे लोग आए थे संस्कार करवाने। तो उन्होंने बोला कि आपको 2 दिन के बाद फ़ोन करा जाएगा। 2 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता है पंडित जी का, तो उन्होंने बोला कि आपके पति का यहाँ रजिस्टर में नाम नहीं है, चाहे आप आके चेक कर लो। तो फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ और मैं इतना भाग दौड़ रही थी दिल्ली से, क्योंकि मेरे को ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया है।
और मैं सड़कों पे अपने पीयर में रह रही हूँ। लेकर भी गए मेरे, मतलब पीयर के लोग लेकर भी गए, पर उन्होंने रखने से मना कर दिया अपना रिश्ता। और मेरे को अभी शादी हुई है तो कोई न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं है, और मेरे पास ना कोविड-19 का सर्टिफिकेट है। जब मेरे पास डेथ का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोविड-19 का कहाँ से आएगा? और मेरे पे सारे सबूत है अपनी शादी के, कोर्ट के और सब तरीके के प्रूफ्स हैं। जी आपकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। तो अभी आपको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है? मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं। अब शमशान घाट में भी मेरे पति का नाम नहीं है तो मैं डेथ सर्टिफिकेट लूँगी कहाँ से? और मैं नगर निगम में भी गई थी, नगर निगम में बोला, मैंने आगरा के नगर निगम में भी गई तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड यूपी के, मैं दिल्ली की हूँ बेटी, तो मैं आगरा के नगर निगम में भी गई। तो मैंने कहा कि मेरा हस्बैंड कोविड से डेथ कर गया, तो उन्होंने बोला आपको नहीं बोलना है कि कोविड से डेथ कर गए, नहीं तो आपका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। तो आपको ये बताना है कि घर में डेथ हो गई। अब बताइए घर में एक नॉर्मल आदमी की डेथ कैसे हो जाएगी? और नहीं तो मेरे ससुराल वाले मेरे पे इतने आरोप लगा देते अगर वो मेरे घर में डेथ होती। और उनको तो बीपी शुगर भी नहीं था, कुछ भी कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से ख़त्म हो गया था गाड़ी में, एम्बुलेंस में, इसी वजह से डेथ हो गई। और उसी के बाद में विदेशों से सिलेंडरों की हम न्यूज़ देखते थे तो सिलेंडर आ रहे हैं विदेशों से। अभी आप अपने न्याय के लिए, हक के लिए आप आगे किस तरीके से आप आगे प्रोटेस्ट करोगे? आप दिल्ली सरकार से आप क्या चाहते हो और कैसे लड़ोगे आगे तक आप? मेरी एक्चुअली क्या है, दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो या राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेरी अपनी एक फाइट ये है। पहली बात तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कैसे अपने आदमी को कोविड-19 का बताऊं जब अस्पताल वालों ने देखा ही नहीं। अगर ऐसे तो कोविड-19 की पहचान डॉक्टरों को भी नहीं थी कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, किस कारण से कोविड हो रहा है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही, मोदी जी अवेयरनेस नहीं थी, उन्हीं को नहीं पता कोविड क्या। उन्होंने कहा थाली बजा लो, चिमटा बजा लो, ढोपली बजा लो, प्लेटें बजा लो, ढोलक बजा लो। तो ये सब अंधविश्वास वाला जो प्रचार किया गया, इसी कारण हम लोगों को जो चीज़ ज़रूरत पड़ी, जैसे मैं अब अस्पताल में लेकर गई तो मेरे को जो ज़रूरत पड़ी वो ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी। ये सब चीज़ों की सुविधा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहिए थी, ना कि हमें थाली और कटोरी बजवाने से हमारे को कोई भी हमारे को न्याय नहीं मिला। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना जैसे महामारी को लेकर सब परेशान थे और सब ने कुछ ना कुछ अपना सब गवा बैठे हैं, सब ने कुछ ना कुछ खोया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर एक का कोई ना कोई अपना ज़रूर गया है इसमें, और हर एक को वो दर्द भी समझ, जिसका नहीं भी गया उसको भी वो दर्द पता है कि जब कोई चला जाता है तो किस तरीके की तकलीफ़। और जैसे मैं अनीता दी को देख रही हूँ, आगरा से आकर आज उन्हें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है उन्हें यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन? क्योंकि उनको जो उनका दर्द था उस पर किसी ने मरहम लगाने का काम नहीं किया है, किसी ने उनके दुख को समझने का काम नहीं किया है। इसलिए एक महिला को आज यहाँ दिल्ली में आकर जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि हमने डॉक्टर्स को बहुत सम्मान दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भी अपनी जान पे खेल के हम लोगों की जानें बचाई। लेकिन इस तरीके के केसेस भी देखने में नज़र आए जहां डॉक्टरों की लापरवाही से किसी अच्छे भले व्यक्ति की जान चली गई। और कोरोना पेशेंट, मतलब कोरोना किसी व्यक्ति की लाई हुई बीमारी नहीं थी कि उसने कोई अपराध कर दिया था। ये महामारी है, इसमें सरकार को छोटा बड़ा किस जाति धर्म से आता है ये सब छोड़कर काम करना था कि हम किस तरह से उनको मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे दी बता रही हैं, दुख होता है कि 50,000 क्या है एक जान की कीमत? 50,000। आज एक महिला क्या 50,000 से ना कोई काम कर सकती है, ना कहीं अपने बच्चे की फीस भर सकती है? तो मैं तो सरकार से कह रही हूँ कि अगर आपने 4 लाख का वादा किया था, आपको 10 लाख देना चाहिए कम से कम, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, बच्चों को स्कूल में आराम से सम्मान के साथ भेज सके। फिर एक महिला जब रोएगी, चीखेगी और बहुत सारी चीज़ों से दो चार होगी, जब लोग उसका शोषण करेंगे इसी बात पर, जहाँ उसके पास बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नहीं होगा, कोई कहेगा आइए हम कराते हैं और उसका शोषण करेगा। फिर सारी सरकारें रोएंगी, साथ में झूठा कैमरा देखते बड़ी बड़ी बातें करेंगी। तो मैं तो सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि एक अनीता गौतम नहीं, ऐसी बहुत सारी अनीता गौतम है देश में। एक एक व्यक्ति का दर्द समझे, एक एक व्यक्ति को कैसे कैसे किस तरीके से, देखिए हर एक
किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसकी पैसे से भरपाई करनी चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद जो जीवन का संघर्ष है उसमें तो हमें मदद करनी पड़ेगी ना। और सरकार से अच्छी मदद कौन कर सकता है? आप और हम साथ में खड़े रह सकते हैं, लेकिन कोई भी इतना करोड़पति नहीं है कि व्यक्ति आकर उनको पैसे से हेल्प कर पाए या और चीज़ों से। और उस व्यक्ति का भी तो आत्मसम्मान होता है, हर व्यक्ति से थोड़ी ना वो पैसा मांग सकता है। तो सरकार की जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसको कम से कम 10 लाख मुआवजा देना चाहिए हर व्यक्ति को। और जितना आप इलेक्शन में खर्च कर लेते हैं, जितना आप अपनी चीज़ों में और चीज़ों में खर्च कर लेते हैं, अगर आप इनका दर्द समझ के कहीं ना कहीं कुछ दें ना इन्हें, तो मैं बोल रही हूँ सरकार को वोट तो देगी ही जनता, क्योंकि आप तो वोट के लालची होते हैं ना सारे, आपको तो वोट ही चाहिए होती है। तो मैं बोल रही हूँ वोट ही चाहिए, वोट के लिए ही कम से कम 10 लाख मुआवजा दे दीजिए आप। कुछ तो कम से कम जो इस तरीके के कोरोना पीड़ित जो परिवार हैं, जिनके घर वाले कोई, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का चाचा दादा मामा, एक लंबी फहरिस्त है जाने वालों की, उनके पीछे उनका कौन दर्द समझेगा? सरकार को समझना पड़ेगा। राज्य सरकारों की जो ड्यूटी बनती है 5 लाख 8 लाख 7 लाख जिससे आप मदद करना चाहते हैं करिए, लेकिन फिर जब आप भाषण देते हैं ना फिर गुस्सा आता है कि बड़ी बड़ी बातें माइक देखते ही, और जहां अनीता गौतम जैसी औरत आपसे मदद मांगने जाती है जिसने अपने पति को खोया, फिर आपके हाथ खाली नजर आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपका स्ट्रीट जो न्यूज़ चैनल है, मैं उसके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ, एक अनीता गौतम नहीं, ऐसी देश में जितनी अनीता गौतम है लिस्ट आपके पास होती है, आप उस लिस्ट को चुनिए, आप जनता को मुआवजा दीजिए। आप देखिए, आप लीजिए हमारी वोट, कोई बात नहीं, लालच में ही सही, सत्ता के लालच में ही सही, पर इन सब के लिए हेल्प करिए, मदद करिए इन सब की। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना जैसी महामारी को लेकर आपका क्या कहना है? ये कोरोना महामारी में मुझे वो यह कहना है कि आज जो अनीता गौतम जी यहाँ पर अपने पति को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देकर बैठी है, और एक अनीता गौतम की बात नहीं है कि इनका परिवार पीड़ित हुआ है, ये पूरे देश की बात है। आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार के पास में कोई आंकड़ा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस महामारी में जो कोविड-19 था इसमें कितने लोग मारे गए हैं, और जो अस्पताल थे उनके पास में उनको साधन नहीं दिया। देखिए, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 मूलभूत सुविधाएं हैं ये जो सरकार का कर्तव्य बनता है कि जनता को दें। और सबसे बड़ी जो समस्या है वह स्वास्थ्य के लिए है, और इस महामारी में सरकार की जो उदासीनता थी, जो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसकी वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में गए हैं। आज इस महामारी में ऐसे भी परिवार हैं जिनके 8-8 लोग 10-10 लोग मर गए हैं, जिनके बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे हैं, उनका भी कोई सहारा नहीं है। और सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन मुआवजा वो इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई आंकड़ा नहीं है, और आंकड़े उन लोगों ने बनाए भी नहीं है, ना ही कोविड में उनको दर्ज किया है। जो लोग अस्पताल में मरे हैं, कुछ लोगों के नाम कोविड में है, बाकी को तो वैसे छुट्टी देकर उनको बाहर जो मकानों में मरे हैं, अपने घरों में मरे हैं, या एम्बुलेंस में मरे हैं, या ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, उनका कोई आंकड़ा उनके पास में नहीं है। और सरकार ने साफ हिदायत दी हुई थी अपने नगर निगम को भी कि कोविड का सर्टिफिकेट ना बनाया जाए, क्योंकि जब कोविड का सर्टिफिकेट बनेगा तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया है ये, ताकि सरकार को पैसा बच सके और जो पीड़ित परिवार हैं उनको पैसा ना दिया जाए। तो यह सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला इसमें किया है, तो इसकी भी हम निंदा करते हैं। और आज हम इस धरने के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जिन परिवारों में उनका खाने कमाने वाला कोई नहीं रहा, जैसे उत्तर प्रदेश में एक परिवार था 10 लोग उसके मारे गए हैं, उनका 2-3 बच्चे छोटे छोटे 4-4 5-5 साल के हैं, तो उनका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। या जिनके यहाँ पे कोई साधन ही नहीं बचा है, उस परिवारों में एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी देने का इनको काम करना चाहिए, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जो इतनी बड़ी विपदा आई है उसमें थोड़ी राहत उनको मिलेगी, क्योंकि साधन सब खत्म हो चुके हैं। 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल में सारे काम ठप हैं, कोई काम कहीं पे भी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है। तो हम सरकार से प्रदर्शन के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से यह भी अपील करना चाहते हैं कि वह पूरे देश में एक जांच कराए कि कोविड से कितने लोग मारे गए हैं, उनको घर घर जाकर उनकी रिपोर्ट उनको तैयार करनी चाहिए, ताकि सही आंकड़ा आ सके। क्योंकि अभी आपको मालूम है कि करीब 700-800 लोग, जो 1700 लोग जो टीचर थे वो मारे गए कोविड में उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार के पास में सिर्फ 3 लोगों का आंकड़ा था। सरकार कहती है कि 3 लोग मरे हैं, और जो टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की थी उन्होंने कहा कि 1700 कुछ लोग हमारे मार गए, उन्होंने अपनी लिस्ट दी है।
तो इतना बड़ा जो फेरबदल जो हुआ है, ये सरकारी घोटाले के नाम पर ये काम किया गया है कि लोगों को मुआवजा ना देना पड़े, तो हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और सरकार से अपील भी करते हैं कि वो सही आंकड़े पेश करें। क्योंकि जब सरकार है, वो सरकार पूरी दुनिया में सरकारें चलती हैं, तो सरकार के बारे में जब एक आंकड़ा नहीं होगा कि हमारे कितने लोग मरीज थे, कितनी हमारी दवाइयाँ आई हैं या कितने लोग मारे गए हैं, तो मुआवजा कैसे देंगे, सर्विस कैसे देंगे, या उनको हमें तालमेल कैसे बैठाएंगे, हमको कितनी दवाई की ज़रूरत है, कितने वेंटिलेटर की हमको ज़रूरत है, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है, उनके अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वो घर घर जाकर पता करें कि किस परिवार में कितने लोग मारे गए हैं, किस परिवार में नहीं मरे तो उनके भी आंकड़े अलग होंगे, जो मारे गए उनके आंकड़े अलग होने चाहिए। तो हम तो सिर्फ अनिता गौतम जी यहाँ पे आज आई हैं, तो इनके समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग, क्योंकि इनके बात जो जायज़ है, इनकी जो पीड़ा है वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की पीड़ा है। आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह जो गाँव में लोग मारे गए हैं और उनको रेत में दबा दिया गया उनको, तो वो आंकड़े सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि जो अस्पताल में मारे गए लोग हैं उन्हीं के आंकड़े इनके पास में, उन्होंने छुपाया गया है। और ये भी शिकायत है कि अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के नाम पर लोग गए हैं उनको किसी मिलने नहीं दिया और किडनी तक उन्होंने निकाली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी एक अपील का आग्रह करना चाहता हूँ कि यह भी जाँच होनी चाहिए कि कोविड के टाइम में कितने लोगों को जो किडनी ट्रांसफर हुई है, कितनी किडनी का नाम बदली गई हैं, कितने लोगों को किडनी लगाई गई हैं, ताकि जो डॉक्टरों के जो घोटाले इन लोगों ने किए हैं, डॉक्टरों की जो लापरवाही जो की है, अस्पताल के डॉक्टर थे, नर्सिंग होम वाले थे, वो भी एक स्कैंडल चलता है। अब आदमी का दर्द हुआ है और अस्पताल चला गया तो उसे किडनी निकालने का काम करते, 50-50 लाख में 1 करोड़ में उसको बेचने का काम करते हैं। तो हमारी यह भी धरने के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि इस दौरान अस्पताल में कितनी किडनी बदली गई हैं उनका भी इनके पास आंकड़ा होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितना घोटाला इस किडनी कांड में भी हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो परिवार है कोविड के जो सताए हुए लोग हैं, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि लाइन में जो सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो अमीर व्यक्ति चाहे वो गरीब व्यक्ति है, उसको भी न्याय उतना मिलना चाहिए जो लाइन में सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है। तो इसमें पक्षपात ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई प्रदेश है, ना कोई देश है। इस महामारी में सभी लोग प्रताड़ित हुए हैं, सभी लोग पीड़ित हैं, तो सबको इंसाफ पाने का अधिकार है, तो सरकार को उनको इंसाफ देना चाहिए। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं एज एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं मेरी बहन जो मुद्दा है इसका जो धरना लगा है कोविड के खिलाफ, क्योंकि जो ट्रेजेडी इनके साथ हुई है, हमारे इंडिया में हर घर में ये एक ट्रेजेडी हुई है। उनके फैमिली में अगर उनकी मदर, किसी बच्चे की मदर कोविड में गई या फादर गए तो उनकी फैमिली को देखने वाला पीछे कोई नहीं है। तो मैं जो इनकी आवाज़ उठी है वो हर घर की आवाज़ के लिए है, ताकि उनको गवर्नमेंट, हमारी जो मिनिस्ट्री है, राज्य सरकार है, उनको मुआवजा दे, ताकि वो किसी के अधीन न रहे। जो उनके साथ आज हुआ है, आज तक हुआ है, मरे हैं, कोई उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, कोई खाने की सुविधा नहीं मिली, दूसरे लोगों ने उनकी आके हेल्प की है, सरदारों ने की है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, सड़कों पे मरे हैं। तो जो इन्होंने बोला है वो उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। पहले उन्होंने बोला हम इनको इतना मुआवजा देंगे, इनको हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक उनको 1 रुपये की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली। फिर इन्होंने 4.5 से 50,000 पे, अब सुना है 10,000 पे आगे। लगता है इनके सारी सुनवाई बच्चों की थ्रो हो जाएगी पेपर में। हम ये कह रहे हैं गार्बे में जाने से अच्छा है इनको एक नौकरी दो, ताकि वो जो पीछे रोटी के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं। आज पूरा देश कोविड की वजह से बेघर हुआ पड़ा है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनको जल्द से जल्द इन सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। ये आपकी पब्लिक है, आपकी जनता है, इन्होंने आपको इस सीट पे टिकट दे के खड़ा किया है, बिठाया है, ताकि आप उनके लिए कुछ करें। मेरी निवेदन है कि इनके लिए आप कुछ ना कुछ करें। सरकार से मेरी ये विनती है, ताकि जैसे अनीता इसके लिए फाइट कर रही है, इसके पति कोविड में गए, ना तो किसी को कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला कोविड का, ताकि वो दिखा के कुछ सरकार के मिले तो सही, लेकिन अभी तक कोई किसी को एक डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, ना कोई आंकड़ा बता रहे हैं।
ये सब गप्पलेबाजी हो रही है, हम जनता के साथ हो रही है। ये एक लेडीज़ की आवाज़ नहीं, पूरे वर्ल्ड की, हर लेडीज़ की, इंडिया के हर देश की, एक एक जन की, एक एक राज्य की आवाज़ है। मैं यही कहती हूँ, मेरी विनती है हाथ जोड़ के भी जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई की जाए, हमारी सुनवाई सुनी जाए, ताकि हम जो गरीब है उनको कुछ मिले, ताकि वो दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा, कोरोना जैसी महामारी को लेकर आज यहाँ अनीता गौतम प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो चाहती हैं सरकार से कि जितने कोविड-19 में जितनी मौतें हुई थी, डेथें हुई थी, वो डेथ सर्टिफिकेट चाहती हैं कि सबको मिले, और वो गुहार लगा रही हैं सरकार से कि उनकी मदद सरकार ज़रूर करे। उनको कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अभी के लिए इतना ही। बाकी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।